हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चिल कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का इस PW के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका ट्यूटर, जो आप समझो मुझको, मैं वो आपका। बस जो मुद्दा है, जो रीजन है, जो क्वालिटी है, वो क्या होनी चाहिए कि मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीज आपको एकदम बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, जो कुछ भी आप मेरे द्वारा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं भी होगी। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट क्विक जल्दी जल्दी से आप लोग क्या करें, इस लेक्चर को अपने दोस्तों को, अपने यारों को, जो कोई भी आपके मिलने वाला है जो क्लास 9th में है, उसको क्या कर दो, शेयर कर दो। फटाफट क्या कर दो, उसको शेयर कर दो, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चों के चेहरे में। अरे सर चलो कम से कम वो चैप्टर खत्म तो हुआ यार, कितना लेंदी चैप्टर था ना वो, क्या क्या पढ़ना पड़ा। बट लेकिन एक बात आपको याद रखने की जरूरत है, वो क्या है कि वो जो चैप्टर आपने पढ़ा है ना बेटा, वो बेस है जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान जो कि आप पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान में जो कुछ भी आपने पढ़ा, पहला टॉपिक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जो आपको कौन पढ़ा रहा है, ये एक स्मार्ट सा बंदा आपको पढ़ा रहा है, जो कि हूं मैं। इस दुनिया में सिर्फ दो ही लोग अच्छे हैं, पता है। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग अच्छे हैं, पहला मैं और दूसरा भी मैं। तो इस दुनिया में सिर्फ दो लोग अच्छे हैं, वो कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीव विज्ञान। और बेटा जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पहले जो कोशिका हम लोगों ने पढ़ा है, कोशिका जो कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे मिलकर के हमारा ये पूरा शरीर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन अब तो वो खत्म हो गया है। हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया, सारे कोशिकांग के बारे में पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सब कुछ पढ़ डाला जितना इंपॉर्टेंट था, बेसिक था। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताया, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऊतक। क्या नाम है, ऊतक। यह भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपका पिछला चैप्टर था कोशिका, ठीक है। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हम लोग आज जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, वो है ऊतक। और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि यह लेंदी चैप्टर नहीं है, मतलब लंबा नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 2 टॉपिक इसमें हम लोगों को कवर करने हैं और यह चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना इजी चैप्टर है। पिछले वाले चैप्टर को हम लोगों ने 7 से 8 लेक्चर में खत्म किया था, है ना। छोटे छोटे लेक्चर 7 से 8 लेक्चर में खत्म किया था, जिसमें हम लोगों ने हर एक लेक्चर में 2 टॉपिक को कवर किया था। इसमें भी यही करेंगे, हर एक लेक्चर में 2 टॉपिक को कवर करेंगे। और आज हम देंगे आपको ऊतकों का परिचय। क्या आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको बताएंगे ऊतकों का परिचय। इसका परिचय देंगे आपको, ठीक है ना, मतलब इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। आपको आज हम इसका बेटा परिचय देंगे ऊतक का, कि बेटा ऊतक क्या है, ठीक है ना। क्या हमारे शरीर में भी ऊतक पाया जाता है, क्या पेड़ पौधों के शरीर में भी ऊतक पाया जाता है, यह भी चर्चा करेंगे। फिर ये ऊतक कैसे बने होते हैं, किन किन कोशिकाओं से बने होते हैं, इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और जैसा हमने आपको बताया है कि आज की क्लास क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मतलब आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे बेटा, क्या पौधे और जंतु, ये दो किसमें आते हैं बेटा, आपको पता होना चाहिए। ये दोनों किसके उदाहरण हैं, ये दोनों किसके उदाहरण हैं बेटा, यूकैरियोटिक के, है ना। अब देखो मैंने कहा था ना कि जो पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है ना, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो हर चीज किससे ना किससे कोरिलेट करेगी बेटा, कोशिका से। किससे रिलेट करेगी,
कोशिका से। इसीलिए तो एनसीईआरटी वालों ने कोशिका को पहला चैप्टर रखा है ना। हर एक चीज का बेटा एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, और उसको हमें उस क्रम में ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको उस क्रम में रखा ही इसीलिए गया है कि पहले जो क्रम है उसके बाद वाली चीजें पिछले क्रम से जुड़ी हुई है ना। तो इसीलिए चैप्टर का जो क्रमबद्ध है आपको हमेशा उसी क्रम से पढ़ना चाहिए। और यह सिर्फ जीव विज्ञान में ही नहीं, यह हर एक सब्जेक्ट में आपको ऐसा करना है कि जो एक सीरीज दी जाती है, जो क्रम दिया जाता है, उस क्रम से ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसीलिए वो दिया गया है, क्योंकि वही एक सही क्रम है। अपनी मर्जी से क्रम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, कोशिका से कोरिलेट हर एक चीज करेगी, ऊतक भी करेगा। आपको पता है कि बहुत सारी कोशिकाओं से ही क्या बना होता है बेटा? बहुत सारी कोशिकाओं से ही क्या बना होता है? ऊतक बना होता है ना। बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बना, मतलब कोशिकाएं आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। फिर ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, और फिर ऊतक तंत्र से अंगों की संरचना होती है, ठीक है। तो देखो, आज हम लोग देखने वाले हैं पौधे और जंतु, क्या ये एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है बेटा? ये क्वेश्चन है कि क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पौधे हैं और ये जो जंतु हैं, ये दोनों ही बेटा किस में आ जाएंगे? ये यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे। किस में आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका का ही बेटा ये क्या होता है? उदाहरण होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का ही क्या होता है बेटा? उदाहरण होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? उदाहरण है। कौन सा? पौधे और जंतु। और दोनों ही क्या है? बेटा? दोनों ही सजीव होते हैं। पता है आपको क्या होते हैं? सजीव हैं, है ना। मतलब ये निर्जीव नहीं है, ये क्या है? सजीव हैं। निर्जीव सिर्फ एक ही चीज है, और वो क्या है? वो है जैसे कि ये पेन है ना, और जैसे कि ये आप जो यहाँ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, ये निर्जीव है, जो वृद्धि नहीं कर सकता है, उपापचय क्रियाओं को नहीं कर सकता है, जनन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वो क्या हो गया? वो निर्जीव हो गया। और क्योंकि ये वृद्धि भी करते हैं, जनन भी करते हैं, इनके अंदर बहुत सारी उपापचय क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। चलो, अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हम लोगों को आज पौधे और जंतु इसमें क्या किसकी चर्चा करनी है? ऊतकों की चर्चा करनी है। किस किस ऊतक से बने होते हैं? चलो शुरुआत करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। टेंटेड़ा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऊतक। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ऊतक पढ़ने जा रहे हैं। और ऊतक में हम लोग क्या देखेंगे? ऊतक में हम लोग क्या देखेंगे बच्चा लोग? ऊतक में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को दो तरह के ऊतक पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? दो तरह के ऊतक पढ़ने। चलो, पहला कौन सा पढ़ना है? पहला पढ़ना है पादप ऊतक। कौन सा पढ़ना है बेटा? पादप ऊतक पढ़ना है। दूसरा कौन सा पढ़ना है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक पढ़ेंगे, ठीक। तो एक हम लोग पढ़ेंगे पादप ऊतक और एक हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक, ठीक है। तो पादप ऊतक क्या है भाई? पादप ऊतक क्या है? पादप ऊतक कितनी तरह की कोशिकाओं से बना होगा? देखो, सबसे पहले अगर हम यही बात कर लें कि ये जो ऊतक है, कौन है? ये जो ऊतक साहब है, ये क्या है? तो हमने आपको बताया कि कोशिकाओं से ही मिलकर के ऊतक बना होता है। मतलब ये क्या है? कोशिकाओं, क्या है ये बेटा? कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। ऊतक क्या है? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, और यह कोशिकाओं का समूह मिलकर के क्या बनाता है? ऊतक बनाता है, ठीक है। अच्छा, इनका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? इनका जो उद्भव है वो एक समान होता है। उद्भव एक समान होता है, ठीक है। अगर हम इनके कार्यों की बात करें, किसकी बात करें? कार्य की बात करें, तो ये जो ऊतक है ये मिलकर के या तो एक ही कार्य को करेंगे, एक ही कार्य संपन्न करते हैं,
ठीक है, एक बहुत सारे ऊतक जो है वो क्या करते हैं, मिल करके एक ही कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया ऊतक के बारे में, है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं कि पादप ऊतक के बारे में। तो ऊतक कितने प्रकार के हैं बेटा? 2 प्रकार के ऊतक हैं, एक पादप ऊतक है और एक जंतु ऊतक है। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? पादप ऊतक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पेड़ पौधों में जो पाए जाने वाले ऊतक हैं, कहां? पेड़ पौधों में जो पाए जाने वाले ऊतक हैं उनको क्या कहते हैं? उनको पादप ऊतक कहते हैं। ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं भाई? तो ये 2 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है बेटा विभज्य ऊतक। पहला क्या होता है? विभज्य ऊतक होता है। और दूसरा स्थायी ऊतक होता है। ठीक, पहला क्या हो गया? पहला विभज्य ऊतक हो गया और दूसरा स्थायी ऊतक है। अब ये बेटा, अब ये विभज्य ऊतक क्या होता है? विभज्य ऊतक क्या होते हैं? तो बेटा विभज्य ऊतक क्या होते हैं? यह लगातार क्या करते हैं? विभाजित होते हैं। लगातार विभाजित होते रहते हैं। ठीक है, जो विभज्य ऊतक हैं इनमें बेटा विभाजन की कैपेसिटी होती है। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। विभाजित का मतलब जैसे हम लोगों ने देखा था कि कोई एक कोशिका है तो 1 से कितनी कोशिका बन गई? 2, 2 से क्या हो गई? 4 हो गई, फिर 4 से 6 हो गई, फिर 6 से 8 हो गई। अपनी संख्या बढ़ा रहा है। कैसे? विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। तो उसी प्रकार से पादप ऊतक में जो विभज्य ऊतक होते हैं ये क्या करते हैं बेटा? लगातार विभाजित होते रहते हैं। इनमें जो विभाजन की क्षमता है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और विभाजन की क्षमता होती है इसीलिए ये क्या करते हैं बेटा? ये विभाजित होते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लगातार विभाजित होते रहते हैं तो इनको क्या करा गया है? आगे चल करके 2 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 2 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, आगे चल करके इनको 2 श्रेणियों में रखा गया है। पहला क्या है? पहला है प्राथमिक विभज्य ऊतक हो जाएगा और दूसरा द्वितीयक। ठीक है ना, ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया इंग्लिश में सेकेंडरी। ठीक है, एक हो गया प्राइमरी विभज्य ऊतक और दूसरा हो गया द्वितीयक विभज्य ऊतक। ठीक है, और विभज्य ऊतक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ऊतक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। यह भी जान लेना जरूरी है। पादप ऊतक क्या हो गया बेटा? प्लांट टिश्यू हो गया। ठीक, तो देखो पादप ऊतक क्या है बेटा? पादप ऊतक आगे चल करके 2 श्रेणियों में विभाजित होता है। पहले को हम लोग क्या कहते हैं? पहले को हम लोग कहते हैं विभज्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले को विभज्य ऊतक कहते हैं और दूसरे को बेटा स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, जो विभज्य ऊतक है इसकी बेटा खास बात क्या है कि यह लगातार क्या करेगा? विभाजित होगा। ये क्या करते हैं बेटा? ये लगातार विभाजित होते रहते हैं और क्योंकि ये लगातार विभाजित होते रहते हैं इसलिए इनमें विभाजन की क्षमता होती है, विभाजन की कैपेसिटी होती है। ठीक,
अब विभज्योतक ऊतक को आगे चल करके हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में इनको हम बांट सकते हैं। ठीक है, कैसे दो भागों में बांट सकते हैं? एक हम बांटते हैं प्राथमिक विभज्योतक ऊतक और दूसरा बांटते हैं द्वितीयक विभज्योतक ऊतक। तो ये जो हम लोगों ने प्राथमिक और द्वितीयक दो भागों में बांटा है, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है बेटा, इसका क्या आधार है? तो इसका आधार है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कोई ना कोई एक बेस होना चाहिए ना, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए ना कि भाई किस रीजन, किस वजह से आप उसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। जैसे ऊतक को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया, तो उसका क्या रीजन था कि एक तो जो पेड़ पौधों में ऊतक पाए जाते हैं तो वो हो गए पादप ऊतक, ठीक, और जंतुओं में या मनुष्यों में जो ऊतक पाए जाते हैं वो हो गए जंतु ऊतक। तो एक आधार होना चाहिए किसके लिए? विभाजन के लिए। ठीक, तो जैसे कि यहां पर भी विभाजन के लिए एक आधार है कि पौधों में पाए जाने वाले ऊतक पादप और जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक जंतु ऊतक कहलाते हैं। ठीक, अब पादप ऊतक में भी हमने दो अलग अलग कैटेगरी को हमने बांट दिया। किस आधार पे? विभाजन के आधार पे। किस आधार पे? विभाजन के आधार पे, है ना। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर हमने उसको दो भागों में बांट दिया, एक विभज्योतक में और एक स्थायी ऊतक में। ठीक, क्यों? क्योंकि जो विभज्योतक है वो क्या होता है बेटा? वो लगातार क्या होगा? विभाजित होगा। जबकि जो ये स्थायी ऊतक है, जो स्थायी ऊतक है, इसमें विभाजन की क्षमता होगी? नहीं होगी। विभाजन की क्षमता नहीं होती है ना। विभाजन की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि जब विभाजन की क्षमता नहीं होगी तभी तो वो स्थायी हो गया। कोई चीज स्थायी कब होती है बेटा? कोई चीज स्टेबल कब होती है? जब उसमें डिवाइड होने की, विभाजन करने की क्षमता क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो अभी अगर मान लो कोई एक कोशिका है वो विभाजित हो रही है, तो क्या वो स्टेबल है? नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लो अभी कोई एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, अभी वो उसको क्या कर रहा है? वो लगातार पढ़ रहा है। या जैसे आप हो, अभी आप 9th में हो, ठीक है, फिर इसके बाद आप एग्जाम पास करोगे, फिर किस में जाओगे? 10th में जाओगे, कक्षा 10वीं में जाओगे, फिर आप 11वीं में जाएंगे, फिर 12वीं में जाएंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपकी लगातार पढ़ने की उम्र है। तो आप ऐसे कब तक पढ़ते रहेंगे? अभी आप क्या स्टेबल हैं? क्या आप स्थायी हैं? अभी नहीं। आपकी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका मोटो क्या है? आपका मेन मोटो है जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती। मतलब कि अगर मान लो 11th 12th पास होने के बाद 11वीं 12वीं के एग्जाम परीक्षा देने के बाद आप क्या करेंगे? या तो आप जो है मेडिकल की तैयारी करेंगे, आपने सोचा है कि मुझको डॉक्टर बनना है ना, तो आप डॉक्टर बनेंगे। लेकिन आपने सोचा है कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, अब मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरी रुचि है कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो आप फिर वहां आईआईटी जेईई की तैयारी करेंगे। ठीक है, और अल्टीमेट डॉक्टर बनने के बाद या डॉक्टर की तैयारी करने के बाद जब आप एमबीबीएस कर लेंगे, या फिर जब आप आईआईटी जेईई क्वालिफाई करके फिर आप आईआईटी की पढ़ाई कर लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अल्टीमेट गोल क्या है? नौकरी पाना। आप डॉक्टर बन गए, फिर क्या उसके बाद भी पढ़ाई करेंगे? नहीं, पढ़ते रहेंगे क्या जीवन भर, है ना। क्यों? एक अल्टीमेट गोल क्या है? नौकरी पाना। या जो बच्चे मेडिकल और आईआईटी की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, वो 12th के बाद 12वीं के बाद सीधे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे और अपना एनडीए और या जो भी बहुत सारी नौकरियां हैं उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको एक बार नौकरी मिल गई, आपको क्या मिल गई? आपको नौकरी मिल गई, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, या फिर वो 12th के बाद 12वीं के बाद जो एनडीए का एग्जाम होता है आपने वो क्वालिफाई कर लिया, या आपने कोई भी और भी नौकरी ले ली। ठीक है, अब आपको नौकरी मिल गई, ठीक है, तो अब नौकरी मिलने के बाद फिर क्या आप पढ़ाई जारी रखेंगे? नौकरी मिलने के बाद क्या आप पढ़ाई करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही इसीलिए करी जा रही है क्योंकि आपको क्या करना है? नौकरी को प्राप्त करना है। ठीक है, तो अब नौकरी मिलने के बाद पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन तो ये क्या हो गई बेटा? ये स्टेबल स्टेज हो गई, ये स्टेबल हो गई, मतलब कि स्थायी हो गई, है ना। ये क्या हो गया बेटा? ये स्थायी हो गई, है ना। अब ये स्थायी हो गई तो इसके बाद टेंशन खत्म। ठीक उसी प्रकार से
ठीक उसी प्रकार से ये जो कोशिका है कौन सी, ये जो ऊतक है, पादप विभज्योतक ऊतक है, ये क्या करेगा, विभाजित करेगा। और विभाजित कब तक करेगा, जब तक ये स्थायी नहीं हो जाएगा। और जैसे ही स्थायी होने वाला होगा तो विभज्योतक ऊतक ही किस में बदल जाएगा बेटा, स्थायी ऊतक में बदल जाएगा। कैसे, हमने आपको बताया, जब किसी भी कोशिका में, किसी भी ऊतक में विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, विभाजन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो वो विभज्योतक से किस में बदल जाएगा, स्थायी ऊतक में बदल जाएगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और इसको, स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, परमानेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, है ना। अब ये परमानेंट हो गया, क्या हो गया, ये परमानेंट हो गया, स्थायी हो गया। इसका मतलब इसमें जो विभाजन की क्षमता है, जो विभाजन की क्षमता है वो नहीं होगी। अब परमानेंट टिश्यू भाई विभाजित क्यों करेगा, है ना, परमानेंट टिश्यू विभाजित नहीं करेगा। ठीक, अब स्थायी ये जो विभज्योतक है ये विभाजित करेगा। और विभाजित किस आधार पर करेगा बेटा, तो उत्पत्ति के आधार पर करेगा। किस आधार पर करेगा, किस आधार पर करेगा, ये करेगा उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर करेगा ये, तो ये करेगा उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर विभाजित होकर के प्राथमिक विभज्योतक ऊतक और द्वितीयक विभज्योतक ऊतक बनाएगा। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। चलो, कुछ ज्यादा खिचड़ी पक गई क्या, ओहो टिड़िंग टिड़िंग, ठीक है, चलो रहने दो, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। अब अगर हम स्थायी ऊतक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, स्थायी ऊतक की बात करेंगे, जिसमें 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 विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो ये जो स्थायी ऊतक हैं, ये इनको भी आगे चल करके दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, स्थायी ऊतक का मतलब हो गया परमानेंट टिश्यू। इनको आगे चल करके कितने भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में। स्थायी ऊतक को आगे चलकर कितने भागों में विभाजित किया गया है बेटा, दो भागों में। पहला है सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। पहला सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। ये किसके दोनों पार्ट हैं, सर स्थायी ऊतक के हैं। ठीक है, अब आप कह दोगे सर ये तो रह गया, क्या रह गया, कह दो सर ये जंतु ऊतक तो रह गया। तो जंतु ऊतक को हम लोग आगे पढ़ेंगे, वरना फिर यहां पर क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी। अब कह दो सर ये तो बिल्कुल ही ज्यादा कुछ हो गया है ना, समझ में नहीं आ रहा है। चलो दोबारा से समझते हैं। पहले यहां देख लेते हैं, ऊतक है, ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया है, पादप और जंतु ऊतक में। जंतु ऊतक की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, आगे चल करके करेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पादप ऊतक के बारे में। ठीक है, पहले किसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पादप ऊतक के बारे में। तो देखो फिर से देखें हम लोग, है ना, एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग यहां पर, कि हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में बेटा, पादप ऊतक। तो मैंने आपको बताया कि जो पादप ऊतक है इसको हम लोग दो भागों में आगे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है ना, पहला कौन सा है बेटा, पहला कौन सा है, तो पहला मैंने आपको बताया विभज्योतक है, और दूसरा क्या है बेटा, स्थायी है। पहला क्या है, विभज्योतक है, और दूसरा स्थायी है। ठीक है, अब ये जो विभज्योतक ऊतक है, जो विभज्योतक ऊतक है, इसको आगे चल करके हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। तो ये जो प्राथमिक और द्वितीयक हमने इसको दो भागों में बांटा है। तो बेटा ये किसके आधार पर हम लोगों ने बांटा है, किसके आधार पर बांटा है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के
आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर हमने विभज्य ऊतक ऊतक को दो भागों में विभाजित कर दिया, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक विभज्योतक ऊतक और द्वितीयक विभज्योतक ऊतक, इसको दो भागों में विभाजित कर दिया। किसके आधार पर बेटा? उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हो गया पहला पॉइंट। लेकिन अगर हम इसी विभज्योतक ऊतक को किसके आधार पर बांटें? स्थिति के आधार पर। देखो यहां पर एक नया पॉइंट आ गया, नहीं पहले सही लिखा था ना, स्थिति। अगर हम लोग बेटा इसको स्थिति के आधार पर अगर विभाजित करेंगे, स्थिति के आधार पर, यहां पर हम लोगों ने किया था बेटा नंबर एक किया था हमने बेटा, किसके आधार पर? इसको उत्पत्ति के आधार पर, तो प्राथमिक और द्वितीयक। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर इसी विभज्योतक ऊतक को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 3 भागों में, 1, 2 और ये 3। ठीक है ना, अभी नीचे जगह है, अभी है, ठीक है ना, तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो कौन कौन से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पहले हम लोग उसको देखते हैं चित्र के माध्यम से। ठीक है, ये देखो, ये है चित्र। ये किसका चित्र है? यह चित्र है बेटा, यह चित्र है विभज्योतक ऊतक का। विभज्योतक ऊतक का ये चित्र है। ठीक है ना, विभज्योतक ऊतक का ये चित्र है, जिसमें आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें कितने नाम हैं बेटा? 3 नाम हैं। कितने हैं? 3 नाम हैं, 1, 2 और 3। तो ये किसके आधार पर है? यह किसके आधार पर है? तो आपको पहले ही समझ लेना है कि इसकी मेन हेडिंग क्या है बेटा? इसकी मेन हेडिंग है स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर है बेटा? स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको? विभज्योतक ऊतक को। हम लोगों ने पहले देखा था कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, किसके आधार पर? पोजीशन, स्थिति के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। यह पूरा का पूरा चित्र है किसका? यह विभज्योतक ऊतक का चित्र है। और हम देख रहे हैं, हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं? देखो देखो, यहां से यह जो ऊतक गया है, ये, और फिर यहां से कुछ बगल से संरचना निकली, और फिर ये इस प्रकार से ऊपर से गई, और ये सबसे ऊपर वाली पोजीशन हो गई टॉप पोजीशन। और फिर उसके बाद से फिर ये नीचे आया, और फिर ये बगल में कुछ इस आकार से, और फिर ये नीचे चला गया वापस से। ठीक, तो ये वाली जो पोजीशन है, कौन सी? ये जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है बेटा? ये एकदम टॉप पे है। कहां पर है? ये एकदम टॉप पे है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है शीर्षस्थ, क्योंकि यह कहां पर है बेटा? एकदम शीर्ष पे है, तो इसका क्या नाम रख दिया गया? शीर्षस्थ नाम रखा गया। ठीक है, शीर्षस्थ मतलब एकदम शीर्ष पे है। ये कहां पर है? एकदम शीर्ष पे है। ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया शीर्षस्थ। अब ये जो देख रहे हो बेटा बीच में, ये जो आपको हरे कलर की संरचना यहां पर दिख रही है, ये इस तरह से यहां पर ये बीच बीच में जो है, ये यहां पर जो बीच में है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंतर्विष्ट। क्या बोलेंगे बेटा? अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। पहला हो गया शीर्षस्थ क्योंकि वह शीर्ष पे है, और दूसरा हो गया अंतर्विष्ट जो कि कहां? बीच बीच में है। ठीक है, और तीसरा बेटा, तीसरा है, देखो ये इसके अंदर इस तरह से लंबाई में, ये देखो ये इस तरह से लंबाई में अंदर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे? पार्श्व,
क्या बोलेंगे, पार्श्व। तो ये नंबर 3 हो गया बेटा पार्श्व। ये जो हम यहां पर संरचना देख रहे हैं यह किसके आधार पर है, यह स्थिति के आधार पर है। और जब हम लोग स्थिति की बात करेंगे तो जो बेटा सबसे शीर्ष पे होगा, कहां होगा, जो सबसे शीर्ष पे होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शीर्षस्थ। क्या बोलेंगे उसको, शीर्षस्थ बोलेंगे। और जो बीच बीच में है, जो बीच बीच में है उसको बोलेंगे अंतर्विष्ट। क्या बोलेंगे, अंतर्विष्ट बोलेंगे। और जो नीचे की तरफ किनारे किनारे है, नीचे की तरफ किनारे किनारे है उसको बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे बेटा, पार्श्व बोलेंगे। यह 3 यहां पर आधार हैं, 3 प्रकार हैं किसके, विभज्योतक ऊतक के 3 प्रकार हैं। लेकिन किस आधार पर हैं बेटा, तो यह है स्थिति के आधार पर, पोजीशन के आधार पर। कौन कहां पर स्थित है, जो सबसे ऊपर की तरफ, जो सबसे टॉप में, सबसे ऊपर की तरफ शीर्ष में स्थित होगा उसका नाम हो जाएगा शीर्षस्थ। क्या नाम हो जाएगा, शीर्षस्थ। जो इनके बीच में है, जो इनके बीच में है, जो यहां पर है, ये जो बीच बीच में है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतर्विष्ट। और ये किनारे किनारे जो इस तरह से लंबाई में है इसको बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे बेटा, इसको पार्श्व बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि ये जो विभज्योतक ऊतक है, क्या है बेटा, ये जो पादप ऊतक है ना, पादप ऊतक है। इस पादप ऊतक में हम लोग क्या देखेंगे, इस पादप ऊतक में देखेंगे किसको, इस पादप ऊतक में देखेंगे पहले विभज्योतक की बात करेंगे। जब विभज्योतक की बात करेंगे तो इसमें उत्पत्ति के आधार पर बेटा, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक किसके आधार पर है बेटा, तो यह है नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर अगर हम बात करेंगे बेटा, अगर हम बात करेंगे स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर बात करेंगे तो कितने नाम आएंगे, 3 नाम आएंगे। ठीक है ना, अभी आप लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा, अभी बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना, चित्र के माध्यम से देखा कि स्थिति के आधार पर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। चलो फटाफट नाम बताओ, जल्दी से क्विक नाम बताओ भाई, बताओ। पहला क्या देखा था, जो एकदम शीर्ष पे होगा, जो कहां होगा, एकदम शीर्ष पे होगा उसको क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ बोलेंगे। और जो उसके बीच बीच में होगा, ऐसे लाइनिंग थी, जो बीच बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतर्विष्ट बोलेंगे। है ना, अभी ज्यादा क्लियर है ना। अगर पहले नाम बता देते तो फिर एक कंफ्यूजन आ जाती कि ये तो फिर रटने वाली चीज हो गई। लेकिन चित्र के माध्यम से देखा तो समझ में आया कि जो सबसे ऊपर है, एकदम शीर्ष पे है, उसको क्या बोलेंगे, शीर्षस्थ। है ना, और फिर जो बीच बीच में है, जो बीच बीच में उसकी जो चौड़ाई है उसमें वृद्धि करेगा वो हो गया अंतर्विष्ट। और जो तीसरा है, जो ऐसे लंबाई में था, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्श्व। क्या बोलेंगे, उसको पार्श्व बोलेंगे। तो बेटा स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो पादप ऊतक का विभज्योतक है, कौन है, विभज्योतक ऊतक है, वो विभज्योतक ऊतक, ये विभज्योतक ऊतक स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम लोगों ने चित्र के माध्यम से यहां पर समझा कि जो शीर्ष पे होगा वो शीर्षस्थ होगा, जो ऐसे बीच बीच में होगा, जो चौड़ाई बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई, उसका व्यास बढ़ाएगा, वो अंतर्विष्ट हो गया। और ये तीसरा क्या हो गया, पार्श्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पर देखा। तो ये किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ये हम लोगों ने पढ़ा विभज्योतक ऊतक के बारे में। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में बेटा, अब हम लोग चर्चा करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। है ना, किसके बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। और जब हम लोग स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे तो फिर हमने आपको बताया कि स्थायी ऊतक बेटा कितने हो जाएंगे, स्थायी ऊतक हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसको ऐसे ना लिख करके, कितने हो जाएंगे बेटा, स्थायी ऊतक 2 हो जाएंगे। पहला क्या है, पहला है सरल, सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक है। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा,
दूसरा है जटिल। जटिल स्थायी ऊतक। पहला क्या है? सरल स्थायी ऊतक है और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक है। अगर हम लोग बात करेंगे सरल स्थायी ऊतक की, तो बेटा ये जो सरल स्थायी ऊतक है ना, यह भी आगे चल करके 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। कितने भागों में विभाजित होगा बेटा? 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, कितने भागों में विभाजित हो जाएगा? 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। पहला है पैरेनकाइमा, पहला पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेन काइमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्क्लेरेन काइमा हो जाएगा। तो पहला हो गया कॉलेन काइमा, दूसरा हो गया पहला हो गया पैरेन काइमा, दूसरा है कॉलेन, मतलब इसको लिख सकते हैं पी से। पहला हो गया पैरेन काइमा, ये हो गया सी से कॉलेन काइमा। दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लिया जाए, देखो ये हो गया पी से पैरेन काइमा, ये हो गया सी से कॉलेन काइमा, और ये हो गया एस से स्क्लेरेन काइमा। पीसीएस है ना, जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, है ना, होते हैं ना पीसीएस अधिकारी, तो वही हो गया पीसीएस। मतलब जो सरल स्थायी ऊतक है, कौन है ये? जो सरल स्थायी ऊतक है, इसको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला बेटा, पहला है पैरेनकाइमा, पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, पी सी और एस। एस से हो गया क्या? स्क्लेरेनकाइमा हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक की, किसकी बात करते हैं बेटा? जटिल स्थायी ऊतक की बात करते हैं। तो यहां तो जगह है नहीं, तो इसको नीचे ले आते हैं, है ना, यहां पर ले आते हैं। जटिल स्थायी ऊतक की जब हम लोग बात करेंगे, तो एक काम करते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा कैसे लिखते हैं, यहां से जगह खाली कर लेते हैं, यहां से जगह खाली करके इसको नीचे ले आते हैं ना। टेंटड़ान। अब हम लोग इसको यहां पे ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया था पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, और तीसरा हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर ना जगह मिल जाएगी। स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग दृढ़ ऊतक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दृढ़ ऊतक भी कह सकते हैं। इसको हम लोग दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉलेनकाइमा है, इसको स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, और कॉलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, पैरेनकाइमा को भी कुछ कहते होंगे, अभी याद आ जाएगा क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पी, ये हो गया सी, और स्क्लेरेनकाइमा क्या हो गया? एस। तो पी सी एस है ना, पीसीएस हो गया। तो यहां पर क्या लिख ले हम लोग? यहां पर लिख लेते हैं पीसीएस, है ना। पीसीएस अधिकारी हो गया कौन? सरल स्थायी ऊतक हो गया। पी से पैरेनकाइमा, सी से कॉलेनकाइमा, एस से स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, अब अगर हम लोग बेटा बात करेंगे स्थायी ऊतक की, जटिल स्थायी ऊतक की अगर हम लोग बात करेंगे, तो जटिल स्थायी ऊतक सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो जो पहला है बेटा, पहले को क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं।
क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। और जो दूसरा है उसको बेटा फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर पूरा का पूरा पादप ऊतक आ गया। यह स्लाइड आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है आपकी? यह जो स्लाइड है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? कैसे महत्वपूर्ण है? कैसे महत्वपूर्ण है? तो यह इस तरह से महत्वपूर्ण है कि इसमें पूरा का पूरा पादप ऊतक हमने आपको बता दिया है। क्या बता दिया है इसमें? हमने आपको पूरा का पूरा पादप ऊतक बता दिया है। अगर रिवाइज करें, अगर हम लोग रिवाइज करें, अगर हम लोग रिवाइज करें तो क्या देखेंगे बेटा? ये पादप ऊतक है। पादप ऊतक को दो भागों में विभाजित किया गया। चलो ध्यान दो इधर, क्विक फटाफट इधर आ जाओ, प्योर अटेंशन, पूरा अटेंशन इधर ही होना चाहिए। यहीं देखो 2 मिनट में पादप ऊतक खत्म। 2 मिनट में पादप ऊतक खत्म। कैसे? अभी आज परिचय दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है ना? कैसे? जो पादप ऊतक है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पहला विभज्योतक है और दूसरा क्या है? दूसरा स्थायी ऊतक है। विभज्योतक ऊतक क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें विभाजन की क्षमता होगी। विभज्योतक ऊतक में क्या है बेटा? ये विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? विभाजित होते हैं ना, मतलब विभाजन की क्षमता। क्या लिख सकते हैं? विभाजन की क्षमता होती है इसमें। किसमें? विभज्योतक ऊतक में। जबकि जो स्थायी ऊतक हैं इसमें विभाजन की क्षमता होगी। बताओ, क्या विभाजन की क्षमता होगी? नहीं होगी ना, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता नहीं होती है और इसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो विभज्योतक ऊतक जो कि विभाजित होते हैं, है ना, इसमें विभाजन की क्षमता होती है और इसमें बेटा विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक, तो विभाजन की क्षमता होगी तो वो विभज्योतक हो गए, विभाजित होंगे। विभाजन की क्षमता नहीं होगी तो वो स्थायी हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्थायी ऊतक को परमानेंट कहेंगे। क्या कहेंगे अंग्रेजी में इसको? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में इसको कहेंगे परमानेंट। क्या कहेंगे? परमानेंट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये विभाजित होंगे। अच्छा, अब जो ये विभाजित होंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए? फिर से दो, पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। लेकिन अगर हम बात करेंगे स्थिति के आधार पर तो कितने हो गए? तो कितने हो गए? 4। नहीं 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 नहीं, कितने? 3। पहला जो शीर्ष पे होगा, एकदम शीर्षस्थ, जो बीच में होगा वो अंतर, और जो किनारे होगा वो पार्श्व। 3 हो गए ना? ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं स्थायी ऊतक की, स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता, स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और नहीं होती है तो ये 2 हो गए, एक हो गया सरल, एक हो गया जटिल। एक हो गया सरल और एक हो गया क्या? जटिल हो गया। सरल की बात करेंगे तो सरल में बेटा कितने आ जाएंगे? सरल में आ जाएंगे 3। कितने आ जाएंगे सरल में? 3 आ जाएंगे। पहला आ गया बेटा पैरेन्काइमा। पहला कौन आ गया? पहला आ गया पैरेन्काइमा, ठीक है। पहला कौन है? तो पहला है पैरेन्काइमा। दूसरा कौन है? अरे ये क्या हो गया? दूसरा कौन है? दूसरा है कॉलेनकाइमा, ठीक है ना। PCS, P से पैरेन्काइमा, C से कॉलेनकाइमा और S से क्या हो गया बेटा? S से क्या हो गया? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है ना। कॉलेनकाइमा को क्या बोलेंगे? स्थूल कोण बोलेंगे। स्क्लेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे? दृढ़ोतक बोलेंगे। और इस पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे? इसको मृदोतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा को मृदोतक, कॉलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ ऊतक, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जटिल स्थायी ऊतक की तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। और मैं आपको बता दूं, जो जाइलम है, कौन है? जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों ही काम करते हैं परिवहन में। एक परिवहन का मतलब क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाना, ठीक है ना। जैसे आपकी मम्मी ने बोला बेटा पानी ले आओ, तो आप क्या हुए? आप एक जगह से पानी को लिया जहां पर पानी रखा है। मान लो अगर फ्रिज में पानी रखा है या घड़े में पानी रखा है या मान लो कहीं पानी की बोतल रखी है और आपके पापा ने बोला बेटा पानी ले आओ,
तो आप क्या करेंगे, आप बोतल को उठाएंगे और जहां पानी रखा है वहां से कहां ले जाएंगे, अपने पापा के पास लेकर के जाएंगे। तो किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना क्या होता है, परिवहन होता है। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम दोनों ही किस में काम करेंगे, दोनों ही किस में काम करेंगे, परिवहन में करेंगे बेटा। परिवहन का मतलब मैंने आपको बताया, जो वस्तु एक जगह पर है उसको वहां से दूसरी जगह तक लेकर के जाना जहां पर वो नहीं है। जैसे आपके पापा ने पानी मांगा तो वहां पर पानी नहीं रखा था, तो आपने क्या किया, जहां पर पानी है वहां से आप पानी को कहां ले गए, जहां पर पानी नहीं था। तो जो चीज जहां पर है उसको वहां से कहां लेकर के जाना, जहां पर उसकी जरूरत है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही बेटा किस में काम करेंगे, परिवहन में काम करेंगे। और जाइलम किसका परिवहन करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं, जो जाइलम है, जो जाइलम है वो पानी का मतलब जल का, अरे किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, खनिज लवण का। जो जाइलम है वह फ्लोएम और खनिज लवणों का परिवहन करेगा, जबकि जो फ्लोएम है वो भी परिवहन करेगा, लेकिन किसका करेगा, तो फ्लोएम करेगा बेटा भोज्य पदार्थों का। किसका करेगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा, ठीक है ना। अब कह दो सर ये क्या उसी प्रकार से करेगा कि पापा ने कहा पानी ले आओ तो आप पानी को लेकर के, तो क्या आप जाइलम हो गए क्या तुम जाइलम हो गए, बताओ भाई। पानी का जैसे मैंने अभी बताया, एक उदाहरण दिया कि आपके पापा ने पानी मांगा, आप पानी की बोतल को एक जगह से दूसरी जगह तक पापा के पास तक ले गए, तो क्या आप जाइलम हो गए, नहीं। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम यहां पर किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतक को, पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। तो पेड़ पौधों में अगर पौधे की बात करेंगे तो उसको कितने भागों में विभाजित किया गया, पेड़ को 3 भागों में। पहला जो नीचे की तरफ है जड़, है ना, जो नीचे है जड़, और बीच वाला हिस्सा हो गया तना, और सबसे ऊपर जो उसकी अलग अलग शाखाएं निकली हैं और वहां पर क्या है, पत्तियां। तो जड़, तना और पत्ती, इन 3 भागों में, है ना। देखो अगर पौधे को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा तो वो हो जाएगा जड़, तना और पत्ती, ठीक है। इन 3 भागों में क्या कर सकते हैं, एक पौधे को जो है विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जड़ है, जो जड़ है, ये जड़ क्या करती है, ये जड़ भूमि से अपने मूल रोम के माध्यम से, जड़ में क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको मूल रोम कहते हैं। मूल रोम के माध्यम से भूमि से पानी को अवशोषित करेंगे, और अवशोषित करके जल और खनिज लवण को अवशोषित करके जाइलम के माध्यम से, किसके माध्यम से, जाइलम के माध्यम से पौधे के सभी भागों में, चाहे फिर वो तना हो चाहे पत्ती हो, सभी भागों में क्या करेंगे, पानी को लेकर के जाएंगे। उसी प्रकार से जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। मतलब पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना पत्तियों में, तो यहां पर क्या बन रहा है, भोजन। और पत्तियों में जो भोजन बन रहा है वो भोजन फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में, चाहे वो तना हो चाहे वो जड़ हो या फिर कोई नई पत्ती जहां पर निकल रही हो, वहां पर क्या करेंगे, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेंगे। मतलब भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाने का काम करेंगे। तो बेटा ये जो आप स्लाइड यहां पर देख रहे हैं, अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरी की पूरी स्लाइड है, इस पूरी स्लाइड में ही आपका पूरा चैप्टर सिर्फ पादप ऊतक का, जंतु का नहीं। जंतु के लिए फिर से ऐसी ही स्लाइड बताएंगे जिसमें एक ही स्लाइड में पूरा का पूरा आप पढ़ लोगे, है ना, एक मोटा मोटा सा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर हम लोगों ने विभज्य ऊतक भी देख लिया, और क्या देख लिया, स्थायी ऊतक को भी देख लिया, है ना। आपने यहां पर विभज्य ऊतक को भी देखा और किसको देखा, स्थायी ऊतक को भी देखा। तो इसको हम लोग यहां से इस तरह से इसको 2 भागों में यहां से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं ना, इस तरह से, ठीक। तो इस तरफ का जो इधर का हिस्सा हो गया पूरा का पूरा वो विभज्य ऊतक, और इधर का जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो क्या हो गया, स्थायी ऊतक हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर ये पॉइंट समझ में आया होगा, पादप ऊतक के बारे में आप समझ गए होंगे। ये हम लोगों ने देख ही लिया था कि जो विभज्य ऊतक है उसको किसके आधार पर बेटा, स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये है पैरेन्काइमा। देखो अभी मैंने आपको बताया था ना पैरेन्काइमा, और ये क्या है,
ये कॉलेनकाइमा। अब ये पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और एक और हमने आपको बताया था स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा को हम लोग क्या कह सकते हैं? पैरेनकाइमा को हम लोग कहते हैं मृदोतक। क्या कहते हैं? मृदोतक कहते हैं। ठीक है। कॉलेनकाइमा को क्या कहते हैं? कॉलेनकाइमा को हम लोग कहते हैं स्थूल कोण ऊतक। क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। तो ये पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा ये किसके भाग हैं? बताओ जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से बताओ। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा और एक और आएगा क्या? स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों किसके भाग हैं? ये भाग है सरल स्थायी ऊतक के। किसके भाग हैं? सरल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक के भाग यहां पर दो ही है। तीसरा कहां गया? तीसरा आगे आएगा। पहले हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से। तो ये देखो, ये आपको चित्र दिखाया गया है किसका बेटा? पैरेनकाइमा का मतलब मृदोतक का। इनके बीच में जो देखो एक कोशिका अगर ये है, एक कोशिका ये है, तो दूसरी कोशिका देखो इसी से ऐसे लगी हुई है। ये देखो, ठीक ऐसी इसी से लगी हुई, मतलब इन दो कोशिकाओं के बीच आपको स्थान दिख रहा है? नहीं। अगर हम तीसरी कोशिका की बात करेंगे, ये देखो, फिर इसी तरह से चौथी कोशिका भी इसी से लगी हुई है। ये वाली कोशिका भी देखो, सब जितनी भी कोशिकाएं हैं ये सब इसी से एक दूसरे से यहां से जुड़ी हुई है। ठीक है ना? ठीक है, सब इस तरह से आपस में एक दूसरे से। तो क्या इनके बीच आपको कोई खाली स्थान दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटा। ये देखो कितना जरा सा, ये देखो कितना जरा सा, कितना छोटा सा खाली स्थान है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अंतरकोशीय स्थान। अंतरकोशीय स्थान। तो ये जो अंतरकोशीय स्थान है ये कैसा है? ये बहुत ही कम है। कैसा है? ये बहुत ही कम है। किसमें बात करेंगे? जब पैरेनकाइमा के मृदोतक की बात करेंगे। ठीक है। तो अंतरकोशीय जो स्थान है, या इसको हम लोग अंतराकोशीय भी कह लेते हैं। अंतरकोशीय नहीं कहो, इसको क्या कहो? अंतराकोशीय कह लो। जो अंतराकोशीय, ठीक है, अंतराकोशीय जो स्थान है वो क्या है? बहुत ही कम है। और इसकी ये जो भित्तियां हैं बेटा, जो इसकी भित्ति है वो कैसी है बेटा? पतली है। भित्ति कैसी है? इसकी भित्ति कैसी है? पतली है। और कैसी है? लचीली है। ठीक है ना? तो जो मृदोतक है इसकी भित्ति कैसी है? पतली और लचीली है। और इसके बीच में जो अंतराकोशीय स्थान है वो क्या है? बहुत ही कम है। क्या है? बहुत कम है। बहुत कम है। जबकि अगर हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की, तो कॉलेनकाइमा की जो भित्ति वो बहुत मोटी है। देखो, अगर आप कॉलेनकाइमा का यहां पर चित्र देखेंगे तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहां पर ये इस तरह से तो चित्र बना ही हुआ है। ठीक है, ये सब इस तरह से जुड़ी हुई है ना। पादप कोशिका के चित्र ऐसा ही होता है ना। उसकी एक कोशिका को अगर हम देखेंगे तो अगर एक कोशिका को देखो तो ऐसे तो होती है, इस तरह से होती है ना एक कोशिका। तो इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है। और अब ये जो है ये बहुत ही मोटी है, क्योंकि देखो उसके चारों ओर यहां पर इस तरह इसके क्या है? ये देखो, ये देख रहे हो गैप? है ना? तो ये क्या है? इसकी कोशिका भित्ति क्या है यहां पर? इसकी कोशिका भित्ति क्या हो गई है बेटा? बहुत ही मोटी है यहां पर, है ना? तो ये कोशिका भित्ति कैसी है? यहां बहुत बहुत ही मोटी है। और यह कैसी थी? ये कैसी थी? यहां की इसकी भित्ति पतली थी। कैसी थी?
पतली थी और इसकी भित्ति कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, मोटी क्या, भित्ति, भित्ति कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, जबकि यहां पर भित्ति कैसी है, पतली है। ठीक है, और इसके अंदर ये जो आप खाली स्थान देख रहे हैं ना, ये जो इसके अंदर का बेटा खाली स्थान आप देख रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं रसधानी। क्या है ये, क्या है बेटा, ये रसधानी है। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से भी आप यहां पर चीजों को समझ जाएंगे। और तीसरा जो उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है बेटा, ये है किसका, स्क्लेरेनकाइमा का। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ोतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, दृढ़ोतक कहते हैं। किसको, स्क्लेरेनकाइमा को ही क्या कहते हैं, दृढ़ोतक कहते हैं। और आप यहां पर दो तरह की, ये दो एक ही चित्र है, ये भी स्क्लेरेनकाइमा है, ये भी स्क्लेरेनकाइमा है, लेकिन ये वाला जो है ये अनुप्रस्थ काट है इसकी, और ये जो ऐसे आप लंबाई में देख रहे हो ये इसकी कौन सी काट है, अनुदैर्ध्य काट है। ठीक है, तो एक अनुप्रस्थ काट है और एक अनुदैर्ध्य काट है। चित्र के माध्यम से हमने देखा ये क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है, चित्र है। ठीक है, क्या है, स्क्लेरेनकाइमा का चित्र है। तो बेटा ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्थायी ऊतक की ही स्लाइड है, लेकिन यहां पर जटिल ऊतक है। कौन सा ऊतक है ये जटिल वाला है। हम लोगों ने देखा था ना, हम लोगों ने देखा था कि स्थायी ऊतक के कितने प्रकार थे बेटा, दो थे। स्थायी ऊतक के दो प्रकार थे, एक सरल था, तो हम लोगों ने सरल कहां पर देखा, ये वाला है ना, ये पूरा का पूरा कौन सा है, ये है सरल स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक है ना भाई। स्थायी ऊतक के कितने भाग थे, दो। तो पहला हो गया सरल स्थायी ऊतक, और ये वाला जो दूसरा है ये कौन सा हो गया, ये दूसरा हो गया बेटा जटिल ऊतक। तो जटिल का अलग कौन सा है, ये जटिल स्थायी ऊतक है। क्या है बेटा, जटिल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। और हमने आपको बताया था कि जब हम प्रकार की बात करेंगे, जब हम लोग प्रकार की बात करेंगे जटिल स्थायी ऊतक में, तो कितने प्रकार मिल जाएंगे बेटा, दो प्रकार मिल जाएंगे। एक की हम बात करेंगे जाइलम की, और एक की बात हम लोग करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे फ्लोएम। क्या कहेंगे, फ्लोएम। तो बेटा हमने आपको बताया कि चाहे जाइलम हो या फ्लोएम, आगे इसकी और भी विस्तृत चर्चा करी जाएगी, लेकिन यहां पर परिचय है तो थोड़ा सा समझेंगे कि चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो, दोनों ही किस में मदद करेंगे, दोनों ही मदद करेंगे परिवहन में। तो जाइलम की अगर हम बात करेंगे तो जाइलम क्या करेगा, जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करेगा, जबकि जो फ्लोएम है बेटा, फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। जाइलम जल तथा खनिज पदार्थों का परिवहन करेगा, जबकि जो फ्लोएम है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, यह चित्र है, यह किसका चित्र है, यह जाइलम का चित्र है। किसका चित्र है, जाइलम का। और ये वाला किसका चित्र है, तो यह फ्लोएम का है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जाइलम भी जो है, हम लोग आगे हम आपको बताएंगे कि जो जाइलम है वो भी 4 तरह की कोशिकाओं का बना है, और फ्लोएम भी 4 तरह की कोशिकाओं का बना होता है। तो यह चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बाद में उसको और डिटेल में भी समझेंगे। अभी ये एक पूरा चैप्टर का परिचय है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पादप ऊतक के बारे में। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है बेटा, पादप ऊतक के बारे में किया है, और पादप ऊतक में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोगों ने समझा है। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। पादप ऊतक में हम लोगों ने क्या समझा है, दो चीजें पढ़ी है। एक क्या पढ़ा है, विभज्य ऊतक के बारे में, दूसरा पढ़ा है स्थायी ऊतक के बारे में। विभज्य ऊतक का उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार है ना, 1 मिनट में समझ लो। विभज्य ऊतक का उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक, जबकि स्थिति के आधार पर 3, एक शीर्षस्थ, एक अंतरावक्षीय और तीसरा पार्श्व। इसी प्रकार से स्थायी ऊतक के 2 प्रकार, एक सरल और एक जटिल। सरल की बात करेंगे तो 3, पीसीएस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मतलब कि मृदोतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। जटिल की बात करेंगे तो जाइलम और फ्लोएम। ये आज हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, किसके बारे में, पादप ऊतक के बारे में। और
इसकी और विशेष चर्चा होगी बेटा अगले लेक्चर में। अभी हम लोगों ने यह देखा कि हम लोगों को इतना पढ़ना है, और हम लोगों ने जंतु ऊतक की भी चर्चा करी कि हम लोगों को जंतु ऊतक भी पढ़ना है। तो अब इसके बाद 2 लेक्चर आएंगे, जिसमें एक में हम लोग पादप ऊतक को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से और भी ज्यादा चित्र के माध्यम से और थोड़ा सा डिटेल करेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु ऊतक को हम लोगों ने क्या देखा था, 4 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के थे। उसको भी हम लोग वहां पर बहुत ही डिटेल चर्चा करेंगे। एक अलग से लेक्चर लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। लेक्चर कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके जरूर, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।